Dear students, welcome back. I am going to start your new chapter, chapter 5, that is Introduction to Euclid's Geometry. In this chapter, we have to read about some Euclid's axioms and postulates. Let us read first what is the difference between axioms and postulates. So, axioms are self-evident true statements used throughout mathematics and not specifically linked to geometry are called axioms. मीन्स सेल्फ एविडेंट मीन्स जो अपने आप में ही सही हैं, उनको किसी प्रूव की ज़रूरत नहीं है, वो स्टेटमेंट्स थ्रू आउट द मैथमेटिक्स जो कहलाएंगे उनको हम एक्सियोम्स कहते हैं. लेकिन एक्सियोम्स स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं होते. ठीक है, मैथमेटिक्स की कंप्लीट स्टडी में जहाँ कहीं भी सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स होंगे, दोज आर नोन एज एक्सियोम्स. नाउ पोस्टुलेट्स आर ऑल्सो द सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स, बट ये केवल ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं. इसको हम मैथ्स की अदर ब्रांचेस में रिलेट नहीं कर सकते. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. एक्सियोम्स आर related to throughout the mathematics, whereas postulates are related to geometry only. Now these are the 7 Euclid's axioms. ये इसी ऑर्डर में नहीं लिखी हुई यूक्लिड्स ने अपने बुक में, लेकिन some of the most common used axioms are: first is things which are equal to same thing are equal to one another. Second is if equals are added to equals, the wholes are equal. If equals are subtracted from equals, the remainder are equal. Things which are coincide with one another are equal to one another. The whole is greater than the part. Things which are double of the same thing are equal to one another. Things which are half of the same things are equal one another. अब हम इनका एक एक करके इनका मीनिंग समझ लेते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट यूक्लिड एक्सियोम सेज थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. मतलब अगर हम a इज इक्वल टू बी मान लेते हैं, ठीक है, और b इज इक्वल टू c है, तो यहाँ पर a किसके इक्वल है? b के इक्वल, और b किसके इक्वल है? c के इक्वल. तो क्या हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू c है? ठीक है, तो यही है इस स्टेटमेंट का मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के और वो दूसरा ऑब्जेक्ट किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल है, तो पहला और तीसरा ऑब्जेक्ट सेम होगा. और हम इसको ज्योमेट्री में कैसे समझेंगे? इफ़ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड इफ एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये निकलता है. नाउ नेक्स्ट इज इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल. अगर हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड की चीज़ें हैं, जैसे हम लाइन को लाइन से कंपेयर कर सकते हैं, ट्रायंगल को ट्रायंगल से कंपेयर कर सकते हैं, तो इफ़ वी हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम काइंड, तो हम उनको कंपेयर भी कर सकते हैं एज वेल एज उनको ऐड भी कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइन 1 ले ली. लाइन 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एज वेल एज लाइन 2 इज इक्वल टू भी क्या है? 5 सेंटीमीटर है. हमने इन दोनों को इक्वल क्यों रखा है? बिकॉज ये एक्सियोम्स कह रही है इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, यानी इक्वल में हम कुछ इक्वल ही ऐड करें. तो लाइन 1 एंड लाइन 2 आर इक्वल, तो हमने यहाँ लाइन 1 इज इक्वल टू लाइन 2 लिख दिया. ठीक है, अब एक थर्ड लाइन है जो कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसको अब मैं इन दोनों में ऐड करने वाली हूँ. तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? लाइन 1 प्लस लाइन 3, और यहाँ पर लाइन 2 प्लस लाइन 3. इस इक्वेशन में हमने क्या किया है? दोनों तरफ लाइन 3 को ऐड करा दिया. तो बिकॉज लाइन 3 की डायमेंशन 2 सेंटीमीटर है और लाइन 1 5 है, ऐसे ही लाइन 2 भी 5 है और लाइन 3 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों क्या हो गए? 7 सेंटीमीटर हो गए. तो इसका मतलब है जो इक्वल टर्म ऐड करने के बाद जो नई लाइन्स आएंगी वो भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी. तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल. ठीक है, तो इसमें भी वो सेम कंसेप्ट है. अगर हम किन्हीं दो चीज़ों को जो आपस में इक्वल हैं, तो उन दोनों में से हम कोई तीसरा ऑब्जेक्ट अगर सब्ट्रैक्ट करा दें, तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो आपस में इक्वल होगा. तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर वही कंसेप्ट है, अगर मैग्नीट्यूड्स
डिफरेंट काइंड के हैं तो हम ना तो उनको कंपेयर कर सकते हैं, ना ही हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लाइन कैन नॉट बी कंपेयर विद रेक्टेंगल, मतलब एक लाइन को हम किसी रेक्टेंगल से कंपेयर नहीं कर सकते और ना ही एक लाइन को हम किसी रेक्टेंगल में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मतलब अगर लाइन की बात हो रही है तो लाइन को ही हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करें। तो लाइन 1 आपके पास 5 सेंटीमीटर की मैंने ले ली, लाइन 2 भी 5 सेंटीमीटर की ले ली। सिंस बोथ आर इक्वल सो वी कैन राइट लाइन 1 इज इक्वल टू लाइन 2। Now we have to take a third line which is of 2 centimeter long and I am going to subtract line 3 from these two lines, ठीक है, in the LHS as well as from the RHS। तो मैंने यहाँ लिखा लाइन 1 माइनस लाइन 3 और ऐसे ही इधर लाइन 2 माइनस लाइन 3। तो अब क्या आ जाएगा, लाइन 1 5 सेंटीमीटर, लाइन 3 2 सेंटीमीटर की, इसी तरीके से दोनों ये इक्वल हो गए, सो 3 इज इक्वल टू 3। So we can say that if equals are subtracted from equal, मतलब इक्वल चीज अगर किन्हीं दो इक्वल में से सब्ट्रैक्ट हुई तो जो बचेगा द रिमाइंडर आर इक्वल। Now next is things which are coincide with one another are equal to one another, means अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे को coincide करते हैं, means completely ढक लेते हैं, तो वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये चीज़ आपको वैसे भी समझ आ गई होगी और इसको हम इस तरीके से भी समझ लेते हैं, अगर आपस में कोई दो चीज़ें आइडेंटिकल हैं तभी तो वो एक दूसरे से इक्वल हैं। अगर हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो सामने जो इमेज आ रही है, जो हमारा रिफ्लेक्शन है, वो ही हमारे जैसा है, उसके अलावा हमारे जैसा और कोई भी नहीं, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ। अब मैंने यहाँ पर दो लाइन ले ली, एक लाइन 1 और एक लाइन 2, ये दोनों अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो हम इनको एक दूसरे पे कॉन्साइड करा सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दो लाइन है, लेट मी शो यू, ये देखो, ठीक है। अगर ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो ही ये एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप कर पा रही हैं। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट लेते हैं तो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट उससे बड़ा होगा। तो हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, चलो हम क्या करते हैं, 1 के हम 4 पार्ट कर लेते हैं। तो 1 के 4 पार्ट कैसे होंगे, 1/4 1/4 1/4 1/4। अब एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये 4 पार्ट सही हैं। तो जैसे आप इनको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, 1 हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, इज 1 ग्रेटर देन 1/4 और इज 1/4 ग्रेटर देन 1? तो आप सब बोलेंगे दिस इज ट्रू, 1 इज ग्रेटर देन 1/4, क्योंकि जो 1/4 पार्ट है ये इस 1 का ही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1 बड़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और यही यहाँ पर कह रहा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब जो कंप्लीट है वो अपने पार्ट से हमेशा बड़ा रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल वन अनदर। अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हम ले लें, कोई भी दो वेरिएबल हम ले लें जो कि किसी तीसरे वेरिएबल के डबल के इक्वल हैं, तो वो आपस में इक्वल होंगे। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 2c एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू 2c। तो वी कैन से दैट a इज इक्वल टू b। और इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, लाइन 1 मैंने ले ली, सपोज ये 4 सेंटीमीटर की है और ये लाइन 3 की ट्वाइस है, तो लाइन 3 कितनी होगी, इट विल बी 2 सेंटीमीटर ओनली। और क्योंकि ट्वाइस है ये इसके, तो यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई करा देंगे। बाय द सेम वे लाइन 2 भी हम 4 सेंटीमीटर की ले रहे हैं और ये भी लाइन 3 के ट्वाइस के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइन 1 इज इक्वल टू लाइन 2 है, ठीक है। नाउ थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये सेम कंसेप्ट जो हमने पीछे किया, जो डबल था अब यहाँ पर हाफ हो गया, तो हम इसको इस तरीके से समझ लें कि सपोज a/2 इक्वल है c के एंड b/2 इज ऑल्सो इक्वल टू c, तो वी कैन से दैट a/2 इज इक्वल टू b/2, ठीक है। और इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू b है। अगर किन्हीं दो चीज़ों का हाफ हाफ अगर इक्वल है तो वो कंप्लीट भी अपने आप में एक दूसरे के इक्वल हों। सो दिस इज ऑल अबाउट यूक्लिड्स एक्सियोम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल 7 एक्सियोम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।